Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 10th of October 2022. 10 अक्टूबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले फ्रंट पेज की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, और वो है जो हमारा डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन हुआ है, इट हैज़ इंक्रीज्ड एंड द रेवेन्यू हैज़ राइजन। ठीक है ना। तो इस साल का जब बजट आया था तो उसमें एक वो किया जाता है, स्पेकुलेशन किया जाता है कि कितना हम डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो जितना टारगेट बनाया गया था, द टारगेट ऑफ द टैक्स कलेक्शन, उसका हाफ से ज़्यादा हमने पूरा कर लिया। तो वी हैव क्रॉस्ड द हाफ द टारगेट रिसीट्स, है ना। तो 7.45 लाख करोड़ हमको डायरेक्ट टैक्सेशन मिला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रेवेन्यू राइजेस। द ग्राफ शोज दैट द इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शंस दिस फिस्कल ईयर अप टू 8 अक्टूबर 2022, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो हमको बढ़त दिखेगी 16.3% की। द इंक्रीज इज 16.3%। एज यू कैन सी, द इंक्रीज इज 16.3% ओवर द टैक्स इनफ्लोज इन दिस करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है ना। लास्ट ईयर के इसी पीरियड में 8 अक्टूबर तक के पीरियड में जितना कलेक्शन हुआ था उसका 16.3% ज़्यादा हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेशंस के बारे में लिखा हुआ है, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दीज। देखो, सबसे पहले कौन कौन से टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत आते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है आपका इनकम टैक्स। जो आप इनकम टैक्स पे करते हैं ना, सैलरी के बेसिस पे जो आपके वहाँ लगता है, वो इनकम टैक्स होता है। ठीक है ना। देन इस ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है वेल्थ टैक्स लगता है। देयर इज अ वेल्थ टैक्स दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना। तो नोट डाउन दीज टैक्सेस, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये आपका प्रॉपर्टी उनके ऊपर लगता है। देन स्टेट टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स भी कहते हैं उसको, एंड इट इज पेड बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ द स्टेट और द मनी दैट इंडिविजुअल हैज लेफ्ट आफ्टर हिज और हर डेथ। तो स्टेट टैक्स बोलते हैं इसको। व्हाट इज दिस? दिस इज द स्टेट टैक्स, है ना, विच इज इनहेरिटेंस टैक्स एज वेल। फिर कॉर्पोरेट टैक्स, आप सबको पता है, जो कंपनीज होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, दे शेयर होल्डर्स विल बी पेइंग द कॉर्पोरेट टैक्सेस एज वेल। दैट इज द थिंग। कॉर्पोरेट टैक्स के अंतर्गत बहुत सारे टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। तो कॉर्पोरेट के अंदर कौन कौन से आते हैं? एक होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जैसे कि जब ट्रांजैक्शन होता है सिक्योरिटीज का, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जीरोधा पे, या कई बार आपने देखा ग्रो ऐप, ये जो ऐप्स हैं, यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ का ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें भी आपको एक टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। दैट इज़ द सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। इसके अलावा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है। जब कंपनीज डिक्लेयर करती हैं, डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, उस समय उनको एक टैक्स पे करना पड़ता है। इसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोलते हैं। ये फॉरेन कंपनीज पे लागू नहीं होता है। दिस इज नॉट लेविड ऑन द फॉरेन कंपनीज। इसके अलावा फ्रिंज बेनिफिट टैक्सेस होते हैं। दीज आर द फ्रिंज बेनिफिट टैक्सेस, मतलब कि कंपनीज दैट प्रोवाइड्स फ्रिंज बेनिफिट्स लाइक मेड्स, ड्राइवर्स एक्सेट्रा, वहाँ पे फ्रिंज बेनिफिट्स भी ले डाउन किया जाता है। एंड देन मिनिमम अल्टरनेट टैक्स होता है। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स होता है। ठीक है ना। तो जीरो टैक्स जो कंपनीज होती हैं उनको एक इंपॉर्टेंट टैक्स पे करना पड़ता है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, एमएटी बोलते हैं, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। एंड लास्ट वन इज द कैपिटल गेन्स टैक्स। तो ये सारे जो हैं वो आपके डायरेक्ट टैक्सेस के टाइप हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दीज नेम्स एज वेल। अगली जो न्यूज़ है वो आपके तीसरे चौथे पेज पे है, आपको मिल जाएगी। NCST एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर कंटिन्यूड डिस्ट्रेस इन उड़ीसाज विलेज ऑफ विडोज़। अब ये हम पहले तो देख लें कौन सा विलेज जो है विलेज ऑफ विडोज़ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे एक विलेज है, क्योंझार डिस्ट्रिक्ट का विलेज है, मादरंगा जोड़ी विलेज है ना, मदरंगा जोड़ी विलेज, जैसा कि आप देख सकते हैं, उड़ीसा के क्योंझार डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। और यहाँ पे एक पायरोफिलेटिक ग्राइंडिंग की एक यूनिट थी, एक्सपोजर हो गया, जहाँ पे लोग जो काम कर रहे थे उनको इतना नॉलेज नहीं था इस केमिकल के बारे में। फाइलाइट ग्राइंडिंग होती थी, यहाँ पायरोफाइलाइट ग्राइंडिंग होती थी, और वहाँ पे इस यूनिट में लंग एलिमेंट के कारण कई लोगों की जानें चली गई। एंड वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि इस कारण से विधवा हो गई, एंड दे लॉस्ट एवरीथिंग। ठीक है ना। 2007 में NHRC ने मूव किया, ज़रूर, है ना। NHRC ने कोई लोकल जो लेबर ऑफिस था वहाँ पे रिपोर्ट किया मैटर को कि आप इसको देखें, इसको चेकअप करें, और बहुत ही कम कंपनसेशन जो है वो वुमेन को मिल पाया है। बट स्टिल द विलेज इज़ इन द स्ट्रेस, और जो महिलाएं हैं अभी भी उस चीज़ से उबर नहीं पाई हैं। सो दिस इज़ द थिंग। अब यहाँ पे NCST चूँकि आया है तो मैं आपको बता दूँ, NCST यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं इसको। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टैब्लिश किया गया था बाय अमेंडिंग आर्टिकल 338, एंड एक नया आर्टिकल इंक्लूड किया गया 338A। याद रखिएगा, आर्टिकल 338 को अमेंड करके एक नया आर्टिकल 338A बनाया गया, जिसके द्वारा
कॉन्स्टिट्यूशन हुआ आपके NC/ST का। और ये अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? 89th अमेंडमेंट एक्ट था 2003 का। एंड इस अमेंडमेंट के बाद जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट थी पहले, वो अलग हो गई, एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया एक सेपरेट कमीशन ने, ठीक है ना। पहले ये एक थी लेकिन इनको फिर सेपरेट कर दिया। NC/SC को 338 मिला और NC/ST को 338A मिला, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें एक ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है, एंड जो मेंबर्स होते हैं वो 3 years के टर्म के लिए आते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अजम्पशन ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। द टर्म ऑफ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड मेंबर जो है वो 3 साल का रहता है, ठीक है ना। एंड जो चेयरमैन रहता है, इट इज़ गिवन द रैंक ऑफ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, एंड वाइस चेयरमैन दैट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एंड अदर मेंबर्स हैव द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, एंड एटलीस्ट 1 member शुड बी वुमेन। ये भी क्राइटेरिया कि एटलीस्ट वन मेंबर शुड बी वुमेन। द चेयरपर्सन, द वाइस चेयरपर्सन एंड द अदर मेंबर्स होल्ड द ऑफिस फॉर 3 years, ये मैंने आपको बता दिया है। एंड द मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट मोर देन 2 terms, 2 terms से ज़्यादा वो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। द मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 terms। ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें, टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर द मैटर्स रिलेटेड टू द सेफ गार्ड प्रोवाइडिंग STs, एंड टू इंक्वायर इन टू द स्पेसिफिक कंप्लेंट्स regarding the rights and safeguards of ST population, to participate in the planning process of the socio-economic development of STs, and ये annually report submit करते हैं to the president at such and at other times as the commission may deem fit upon working for the safeguards, ठीक है ना। तो ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट एनुअली सेंड करते हैं, फिर प्रेसिडेंट उसको पुट फॉरवर्ड करता है। तो ये NC/ST के कुछ काम हो गए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ एज वेल। अगली न्यूज़ नेक्स्ट पेजेस से है, पेज नंबर 5 से। हेरोइन सीज्ड इन केरला मेंट फॉर टारगेट मार्केट्स। तब यहाँ पर हेरोइन सीज की गई तो ऑब्वियस सी बात है, एक बॉडी का नाम आएगा जो कि है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। थोड़ा सा आपको बता दूं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1986 में, 1986 में, अंडर द नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के अंतर्गत, ठीक है ना। एंड इट इज़ द एपेक्स कोऑर्डिनेशन एजेंसी, यानी कि एपेक्स कोऑर्डिनेशन एजेंसी है, कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी यानी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है। NDPS एक्ट आया था 1985 में, उसके बाद 1986 में बॉडी बनाई गई। सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है, नेशनल पॉलिसी ऑन ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस जो है ये बेस्ड है आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर आप आर्टिकल 47 पढ़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो कहता है द स्टेट्स शुड एंडेवर to bring about a prohibition of the consumption except for the medicinal purpose of intoxicating drugs injurious to health। मतलब ऐसी intoxicating drugs जो कि हेल्थ के लिए इंजूरियस हो उनका यूज़ ना किया जाए, ये चीज़ आर्टिकल 47 कहता है। ड्रग एब्यूज़ कंट्रोल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 इसीलिए लाया गया था, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत पेनल्टी भी है अगर आपके पास से इलीगल ट्रैफिक की हुई नारकोटिक ड्रग्स मिलती है, तो चाहे वो कितनी भी क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी अलग अलग डिटरमाइंड है कि किस प्रोडक्ट में कितनी क्वांटिटी है, एंड इस कारण से फिर सज़ा भी पड़ती है। और NDPS एक्ट में बहुत ज़्यादा टफ रूल्स हैं, मतलब सज़ा के, बेल का प्रावधान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। यहाँ पे बांदीपुर टाइगर रिजर्व का नाम आया है तो मैं बता दूँ, बांदीपुर टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका में लोकेटेड है। और अभी वहाँ पे यात्रा होगी, इस कारण से काफ़ी लोग उसमें सोच में है, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट की यहाँ पे जो यात्रा होती है, महादेश्वरा यात्रा जिसे बोलते हैं, वो बहुत ही कोर एरिया में होगी, है ना। विच इज़ द कोर क्रिटिकल एरिया ऑफ द टाइगर हैबिटेट फॉर बांदीपुर टाइगर रिजर्व, तो उसका नुकसान ना पहुँचे इस कारण से वहाँ पे काफ़ी जद्दोजहद चल रही है। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये कर्नाटका में लोकेटेड है। अब यहाँ पे आपको एक स्टैचू दिख रहा होगा, दिस स्टैचू इज़ ऑफ द बसवन्ना या बसावा जिसको हम बोलते हैं। ये बसव गंगोत्री जो कि नियर है आपका कुंबलगोडू विलेज में, विच इज़ इन द बेंगलुरु पार्ट ओनली, वहाँ पर ये बनाया जा रहा है। 111 फुट स्टैचू है, 12th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर बसवन्ना का। अब आपको पता होगा कि लिंगायतिज़म जो है, लिंगायतिज़म ये रिलेटेड है आपका बसवन्ना से ही। ही इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ दैट लिंगायतिज़म या वीर शैवा जिसे हम बोलते हैं।
है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वियरर ऑफ द लिंगा बोलते हैं, लिंगायत का मतलब क्या होता है, वियरर ऑफ द लिंगा, वियरर ऑफ द लिंगा। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इनकी थ्योरी याद रखेगा कि दे डू नॉट बिलीव इन रीबर्थ, दे डू नॉट बिलीव इन रीबर्थ। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि जैसे ही आदमी की डेथ होती है, व्हेन अ पर्सन डाइज, ही और शी गेट्स यूनाइटेड विद द लॉर्ड शिवा, ही और शी गेट्स यूनाइटेड विद द लॉर्ड शिवा, देयरफॉर रीबर्थ की फिलॉसफी पे इनका कोई विश्वास नहीं है। आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट। अब आते हैं एडिटोरियल पार्ट में। पहला एडिटोरियल है वाई इंडिया इज़ नॉट टेकिंग हनुमान लीप, है ना, वाई इंडिया इनकॉर्पोरेशन इज़ नॉट टेकिंग अ हनुमान लीप। अब देखो यहाँ पे बात चल रही है अभी रिसेंटली निर्मला सीतारमण जी की, जिन्होंने ये कहा कि भाई क्या हो गया, आप अपनी शक्तियों को क्यों भूल गए हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स या प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को उन्होंने ये चीज़ बोली कि क्यों ऐसा हो रहा है कि इतना ज़्यादा आपके लिए हम कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं अब हम कॉर्पोरेट्स के लिए, क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनका टैक्स रिड्यूस कर रहे हैं। पहले हमने टैक्स रिडक्शन किया, अगर आप देखें तो कंपनीज़ का 30% से घटा करके इफेक्टिव 22% पर टैक्सेशन ला दिया। मैंने न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का 25% से घटा करके 15% पे ला दिया। स्टिल कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट रेट इतना कम क्यों है? दिस इज द बिग क्वेश्चन विच निर्मला सीतारमण जी हैज आस्क्ड, एंड बहुत वैलिड क्वेश्चन भी है। इंडिया में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है इट अकाउंट्स फॉर क्लोज टू 75% ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। अगर टोटल कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी देखें तो उसमें से इन्वेस्टमेंट 75% जो है वो प्राइवेट का होना है लगभग, और उसका रिवाइवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम सस्टेन्ड ग्रोथ चाहते हैं इकोनॉमी में, तो मतलब वो कंटिन्यूसली होता रहे और वो बढ़ता रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब से 2014 के बाद से, जब से गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद से जो देखा गया है कि ये कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सब कुछ करने के बावजूद जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कम हुआ है, दैट हैज़ नॉट इंक्रीज, है ना। जबकि गवर्नमेंट का ये कहना था कि हम मिनिमम गवर्नमेंट के लिए आए हैं, बट स्टिल दैट हैज़ नॉट इंक्रीज। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। अब ऑथर ने ये कहा कि देखो जैसे जैसे कैपिटल फॉर्मेशन एक्चुअली पीक कर गया था 11-12 में, तो ये कोई ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के कारण कुछ ऐसा हुआ है, दिस वॉज द मतलब कॉज, क्योंकि आपको पता है कि एक स्ट्रगल ट्रू से स्ट्रगल वाली फिलॉसफी होती है कि अगर पीक पीरियड आएगा तो फिर एक बॉटम पीरियड भी आएगा, है ना। सो दिस इज नॉट समथिंग विच वॉज देयर। पीक ऑलरेडी 11-12 में आ चुका था, तो उसके बाद जेन्युइन था कि पीक से थोड़ा डाउन ही जाएंगे, बट दैट स्लिप हैज़ टू बी रिटेन्ड नाउ, दैट स्लिप हैज़ टू बी कंटेन्ड नाउ, एंड अब दोबारा से उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली ये कि ये जो इकॉनमी का रन रहा है अभी रिसेंटली 5-6 सालों में बहुत इजी नहीं रहा है। कोविड भी बीच में आया, यूक्रेन वॉर भी अभी चल रहा है, ग्लोबल स्लो डाउन ऑलरेडी है, सप्लाई लिंकेजेस ऑलरेडी कम है, हमारे एक्सपोर्ट कम हो चुके हैं, इंपोर्ट हमारे बढ़ गए हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, बट नाउ इट इज़ हाई टाइम दैट वी शुड डू समथिंग फॉर इट। तो यहाँ पे सजेशन ऑथर ने ये दिया कि भाई अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है तो यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट। आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो ना। और ऑथर ने ये कहा कि आप एक लेसन हिस्ट्री से लर्न कीजिए कि चाहे 1960 रहा हो, चाहे 1970 रहा हो, चाहे 2000 रहा हो, जब भी इकोनॉमी डिस्ट्रेस में हुई है, इट इज़ द पब्लिक इन्वेस्टमेंट दैट हैज़ गॉट इट आउट। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो 2008 की ही फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों ना हो, ठीक है ना। तो ये ऑथर ने कहा है। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि भाई दो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी जब आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, तो 2 थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। फर्स्ट, दैट द इन्वेस्टमेंट यू शुड द प्रोजेक्ट दैट यू शुड चूज शुड बी द राइट, एंड आपकी जो एनर्जी है, जो फोकस है, वो बहुत सही जगह होना चाहिए, है ना। प्रोडक्टिविटी इनहैंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही आप इन्वेस्ट करें। ऐसा ना हो कि आप जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं तो किसी ऐसी चीज़ में पैसा लगा दें जो आपका कुछ कैपिटल फॉर्मेशन ना करे, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांस ना करे, या आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग इन्हांस ना करे। तो एटलीस्ट वो चीज़ ध्यान में दो, आपकी सही जगह लगे। दूसरा, इन्फ्लेशन जो है वो आपके किसी भी एफर्ट को डीरेल कर सकता है। इन्फ्लेशन जब बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट की एफर्ट्स डीरेल हो जाती है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है इन्फ्लेशन को कंटेन करने में। तो आपको फिर अपनी तरफ से जो फिस्कल पॉलिसीज़, जैसे आरबीआई की पॉलिसीज़ मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन अगर मॉनेटरी पॉलिसी से काम नहीं चल रहा तो फिस्कल पॉलिसीज़ से आपको इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश करें, और ये मेक श्योर करें कि आपका जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो कहीं से कहीं तक डीरेल ना हो बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन एंड ऑल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। सेकेंड जो एडिटोरियल है वो है द फेट ऑफ चिप्स विल डिटरमाइन द फेट ऑफ नेशंस, यानी कि यहाँ पे बात चल रही है सेमीकंडक्टर चिप्स की, और ऑब्वियसली सिलिकॉन जो है वो डिटरमाइन कर रहा है कि कौन कितना आगे जाएगा। अभी आप ऑथर ने यहाँ पे एग्जांपल दिया है एप्पल के नए A16 चिप का। तो ये जो सारी चिप हैं ये कहाँ से बनते हैं? ये सब ताइवान से बनते हैं, ठीक है ना। ऑथर ने कहा कि बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो कि कैपेबिलिटी रखती हैं सिलिकॉन को मैन्युफैक्चर करने की। प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा क्यों। उनमें से कुछ कंट्रीज़ के नाम है ताइवान, साउथ कोरिया, USA, जापान, नीदरलैंड्स एंड चाइना। दीज आर दी ओनली कंट्रीज़ जो कि चिप्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं, ठीक है ना।
इसके अलावा रशिया करने से रहा है क्योंकि ऑलरेडी वो यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है, तो उसके पास ज़्यादा ब्रेन बचा नहीं है, पूरा का पूरा वो पावर यूज़ कर रहा है। एंड यूक्रेन जो है अगर आप देखें अभी रिसेंटली जो मिसाइल्स ले रहा है, तो ऑथर ने एग्जांपल दे कि न केवल आपका टेक्नोलॉजी, चाहे वो आप A16 चिप्स और ये सब देखें, बल्कि आपका जो पूरे मिसाइल सिस्टम है वो भी तो चिप्स से ही चल रहे हैं, सेमीकंडक्टर कंट्रोल्ड ही है आजकल। तो ऑथर ने वही कहा कि चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, सारे के सारे आज जो चल रहे हैं वो सेमीकंडक्टर्स और सारे के सारे जो चल रहे हैं वो चिप्स के कारण चल रहे हैं। इसलिए फ्यूचर उसी का है जो कि चिप्स को कंट्रोल कर लेगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज। अब इसके बाद ऑथर ने गाड़ियों का एग्जांपल दिया ऑटोमोबाइल सेक्टर का, जैसे टोयोटा है, टोयोटा को अपना प्रोडक्शन असेंबली लाइन बंद करनी पड़ी थी क्योंकि चिप्स की कमी हो गई थी, शॉर्टेज हो गई थी। तो इसका मतलब है कि अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर भी है तो आपको ये चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है जो फ्यूचर है वो इसका है, और आपको अपनी कैपेबिलिटीज चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में या एटलीस्ट उसकी असेंबली में, दोनों में ही आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मैन्युफैक्चर करो तो ही है, या तो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो या एटलीस्ट आप उसको इंटीग्रेट करके कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते हो, ये सारी चीज़ें ऑथर ने कही हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड सेक्टर जिसके बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे टेलीकॉम हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे मोबिलिटी हो, इन सब में काफ़ी बड़ा इंपैक्ट है चिप शॉर्टेज का। और इसीलिए कंट्रीज़ को चाहिए कि वो उस पर थोड़ा सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश करें, एटलीस्ट इंडिया जैसी कंट्री जो कि टॉप में रहना चाहती है। बट यू शुड नॉट बी फॉक्सकॉन। यहाँ पे ऑथर ने एग्जांपल दिया कि ये नहीं सोचना है अपने को कि हाँ आज किसी कंपनी से जाके MOU साइन कर लें अमेरिका की फॉक्सकॉन जैसी और बोले कि चलो ठीक है आप हमारे बनाओ, क्योंकि हमको एक चीज़ समझना है, देखो धीरे धीरे ये लीप लेनी पड़ेगी। और ऑथर ने यहाँ पे एग्जांपल दे कि हमने अच्छा स्टेप उठाया भी है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का, है ना, जो कि हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में कहा है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग को सब्सिडाइज करने की बात हमने कही है। लेकिन हमको यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि किसमें जो जैसे कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम्स है कि इसमें इतना ज़्यादा पानी यूज़ होता है, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ क्लीन वाटर इज रिक्वायर्ड एवरी डे फॉर अ चिप यूनिट। एक चिप यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ क्लीन वाटर इज यूज एवरी डे। और इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है एक प्लांट का, 15 से 20 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट लगता है फॉर सेटिंग अप वन प्लांट, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। और पहले हमको ये समझना पड़ेगा हमारा जो हमको अपने फिनेंशियल एस्पेक्ट्स और जो ये दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी, ये सारी भी देखनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड गेम है चिप्स का, लेकिन हाँ वी हैव टू प्ले इट सेफली, वी हैव टू थिंक ऑफ द अदर थिंग्स एंड देखना है कि किस तरीके से हम इसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है रिगार्डिंग द कोलिशन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे ऑथर ने बात की है 1920 में एक संस्था बनी थी लीग ऑफ नेशंस। ये पहली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका एम था टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड आउटलिव इट्स यूटिलिटी। मतलब ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 2 तक की अपनी यूटिलिटी का आउटलिव कर चुका था, मतलब नहीं इसने काम कर पाया ढंग का, ठीक है ना। तो 1920 में संस्था बनी थी लीग ऑफ नेशंस। उसके बाद हमको पता है कि यूनाइटेड नेशंस आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाया गया। उसके बाद आपको पता है कि UN बनाया गया 1945 में, 1945 में। अब अभी हमको प्रेसिडेंसी मिल रही है, आप सबको पता है कि इंडिया जो है उसको G20 की प्रेसिडेंसी मिल रही है, ठीक है ना। इसके अलावा हम UNSC में रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हम ऑलरेडी मेंबर बन चुके हैं, उसकी भी प्रेसिडेंसी हमको मिल रही है। तो ऑथर ने कहा कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसमें हम कुछ बड़े प्रिंसिपल्स हैं जो पूरे वर्ल्ड को एक करने वाले प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट इज द मल्टीलेटरलिज्म। आप सबको पता है कि जो मल्टीलेटरलिज्म है वो थ्रेट में है। क्यों? इज अंडर चैलेंज। वाई? बिकॉज वेरियस प्रोपोनेंट्स आर देयर, है ना, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो अपनी सुपीरियरिटी को क्लेम कर रहे हैं। पहला आपको पता है कि USA है, वो अपनी सुपीरियरिटी क्लेम कर रहा है, रशिया अपनी सुपीरियरिटी क्लेम कर रहा है, ठीक है ना। वेरियस कंट्रीज, वेरियस पार्टनरशिप हैव बीन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस। चाइना अलग अपनी सुप्रीमेसी कर रहा है, तो वेरियस पार्टनरशिप्स हैव बीन अफेक्टेड एंड इसीलिए मल्टीलेटरलिज्म चैलेंज में है। सेकेंड है कि चाइना, आपको पता है कि उसने अपने अलग मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं, चाहे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, मतलब लोन वॉल्फ वाली पॉलिसी है, थोड़ा अलग हट के चलने वाली पॉलिसी, इसलिए कनेक्टिविटी को जो वो अपनी अलग कुछ ग्रुप ऑफ नेशंस को टारगेट कर रहा है, ना कि ओवरऑल यूनिवर्सल पीस या यूनिवर्सल कोऑपरेशन को। थर्ड अगर आप देखें तो क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि अगर आप देखें तो रशिया चाइना का ग्रुप अलग ग्रुप बन चुका है, रेस्ट ग्रुप अलग बन चुका है। चाइना क्लेम करता है कि जो क्वाड बना है वो एंटी चाइना है, वहीं हम
क्लेम करते हैं कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो एंटी इंडिया है, एंटी है ना। तो ये किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस के बीच में भी क्लैशेस चल रहे हैं। तो ऑथर ने यहाँ पे स्ट्रैटेजी ये बताई कि भाई देखो आपको क्या करना है, यू हैव टू फॉलो द स्ट्रैटेजी, सिंपल स्ट्रैटेजी ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि द वर्ल्ड इज अ वन फैमिली, है ना। आपको पता है वर्ल्ड को एज वन फैमिली ट्रीट करना है, और आपको मौका भी है, जो ये प्रेसिडेंसी आपको मिली है उसमें आप ये चीज़ें आगे भी फर्दर कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट कि यू हैव टू फोकस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो करंट ग्लोबल कंसेंसस है अराउंड इक्विटेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको लेकर के वो तो चल ही रहा है। इसके अलावा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक नया यूज़ किया है टर्म यूनिवर्सल सिविलाइजेशनल प्रिंसिपल। हमको हमारी जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ टुवर्ड्स द सिविलाइजेशन एज वेल, ठीक है ना। एंड एक और चीज़ आपको पता है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो लाइफस्टाइल है उसको रोकने के लिए काफ़ी हमने प्रयास किए हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने काफ़ी प्रयास किए हैं, तो वो भी हमको देखना है। एंड देन लास्ट है कि जो वर्ड है उसको एज वन ट्रीट करना है। ये हमको मौका मिला है तो हम ये सारी प्रेसिडेंसीज में और अपने आने वाले जो भी इसमें चले उनमें हम ज़रूर मतलब इन चीज़ों को फर्दर करें, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग। Now let's move to the next article, the action plan against Delhi's air pollution। अब आप सबको पता होगा GRAP यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स, ये आपका ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ये इम्प्लीमेंट किया गया है। इसका फर्स्ट स्टेज इम्प्लीमेंट किया गया है 6 अक्टूबर को। अब सबसे पहले अगर देखें कि कैसे ये आया, तो 2016 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नाम की जो बॉडी है उसने कई रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की है, ठीक है ना, कि भाई क्या क्या करना चाहिए अगर आपको पोल्यूशन रोकना है। स्पेशली ये दिल्ली के लिए आया था, है ना। और GRAP को फिर अप्रूव किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद, और 2017 12 जनवरी 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत एक इशू किया गया 2017 में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के रूप में इसको, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत इसको इशू किया गया। अब इसमें अगर हम देखें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लिया जाता है, जो नया रिवाइज्ड एक्शन प्लान है, तो उसमें अभी ये किया गया कि पहले क्या है PM 2.5 और PM 10 को ही फोकस किया जाता था कंसंट्रेशन को, लेकिन अब एक पूरा एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला गया जिसमें अलग अलग चीज़ें। आपके लिए सवाल क्या है कि 8 मुझे कंस्टिट्यूएंट्स बताओ आप नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के, और 12 कॉन्स्टिट्यूएंट बताओ नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स के। दिस इज योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आप जरूर आंसर करें, ठीक है ना। ऑथर ने कहा न केवल ये चीज़ें हैं बल्कि स्टबल बर्निंग और ये रीजंस भी है जिस कारण से दिल्ली में आता है। अब हम देखें अगर फर्स्ट स्टेप की बात करें तो 4 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 है पुअर, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स जब पुअर है 201 से 300 के बीच में है। स्टेज 2 है वेरी पुअर, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच में है। स्टेज 3 है सीवियर, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 450 है। और स्टेज 4 है सीवियर प्लस, जिसमें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इज मोर देन 450, ठीक है ना। स्टेज 1 में जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज़ हैं वो बैन कर दी जाती हैं। एजेंसीज शुड इंश्योर दैट ऑल द सॉलिड वेस्ट इज लिफ्टेड फ्रॉम डेडिकेटेड डंप साइट्स एंड नन इज डंप्ड ऑन ओपन लैंड। ये भी देखना है कि कोई भी ओपन लैंड, ये लिखते जाओ आप लोग स्टेज 1 में क्या क्या होता है। ऑल द एजेंसीज शुड इंश्योर दैट सॉलिड वेस्ट इज लिफ्टेड फ्रॉम डेडिकेटेड डंप साइट्स, एंड कोई भी ओपन लैंड जगह पे ओपन लैंड में डंप ना की जाए, एंड फाइन्स इम्पोज किए जाते हैं अगर आपने सॉलिड वेस्ट बर्न किया तो। बैन ऑन फायर क्रैकर्स एंड रोड्स जो है वो मैकेनिकली क्लीन होने लगती हैं फर्स्ट स्टेज में। स्टेज 2 में मैकेनाइज्ड स्वीपिंग ऑफ रोड्स विल बी डन डेली, वाइल वाटर विल बी स्प्रिंकल्ड यूजिंग डस्ट सप्रेसेंट एट लीस्ट ऑन अल्टरनेट डेज। अथॉरिटीज वुड ऑल्सो नीड टू इंश्योर एन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू डिस्करेज द यूज ऑफ जनरेटर्स। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई स्प्रिंकलर का यूज करके आपको डस्ट सप्रेसेंट के रूप में यूज करना है। वाटर विल बी स्प्रिंकल्ड एंड मैकेनाइज्ड स्वीपिंग डेली होगी। स्टेज 3 में फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग रोड्स और इंटेंसिफाई हो जाएगी, जो मैकेनाइज्ड क्लीनिंग है। वाटर स्प्रिंकलिंग जो है वो पीक ट्रैफिक आवर्स के पहले बार बार करना पड़ेगा, एंड अथॉरिटीज विल लेवी डिफरेंट रेट्स ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू इनकरेज ऑफ पीक ट्रेवल। तो ऑब्वियस सी बात है ऑफ पीक ट्रेवल को इनकरेज किया जाएगा, ठीक है ना। और स्टेज 4 जिसमें कि आपकी एयर क्वालिटी पूरे डेंजरस लेवल को पार कर जाएगी, उसमें सारे ट्रक्स की एंट्री ऑफ ऑल द ट्रक्स एक्सेप्ट those which are carrying essential commodities will be restricted, ठीक है ना। 4-wheeler diesel LMVs जो रहेंगे they will also be banned except those which are used for essential or emergency services. All the construction and demolition activities would have to be stopped। तो ये सारी चीजें की जाती हैं स्टेज 4 में।
लास्ट यहाँ पे देखते हैं क्रीमिया में अभी कल आपको कर्च ब्रिज मैंने बताया था उसमें ब्लास्ट किया गया, तो इसमें रशिया कह रहा है कि यूक्रेन के द्वारा ये एक एक्ट ऑफ टेररिज्म है ना। तो इस कारण से उन्होंने जयपुरिजिया का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वहाँ पे एक और मिसाइल दाग दी और वहाँ पे 10-12 लोगों की जान ले ली। ठीक है, तो दिस थिंग्स आर हैपनिंग। इनकी जगहें जो मैंने आपको बताई वो ज़रूर याद रखना, दिमाग में रखना, ठीक है ना, एंड दैट इज़ अ थिंग। और लास्ट न्यूज़ जो मैंने कल आपको बताई थी कि केजी बालाकृष्णन कमेटी बनाई गई है, केजी बालाकृष्णन कमेटी बनाई गई है। जो दलित्स, क्रिश्चियन या इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं उनको एसटी स्टेटस देने के लिए ऊपर ये कमीशन बनाया गया है, क्योंकि अभी जो रूल है 1950 का, आप सबको पता है ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग इनको एसटी स्टेटस नहीं दिया जाता है जो क्रिश्चियंस और जो इस्लामिक्स में कन्वर्ट हो जाए जो दलित। उस कारण से केजी बालाकृष्णन कमीशन जो है वो बनाया गया है। आई होप उसको आप याद रखेंगे, दैट इज़ द थिंग विच यू शुड रिमेंबर I guess। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।